गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का इतिहास की इस विशेष ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की यह कक्षा महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों के लिए है और ऐतिहासिक अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत विद्यार्थियों मैं आपसे बात करूँगा मगध साम्राज्य के बारे में, राइज ऑफ द मगध एम्पायर। इससे पहले की कक्षा में मैंने आपसे उन परिस्थितियों का विवेचन किया था, उन तथ्यों के बारे में हमने गहरे से विश्लेषण किया था, जिसके चलते हुए हमने ये देखा कि मगध किस प्रकार से एक छोटे से राज्य, एक छोटे से जनपद और महाजनपद के स्तर से ऊपर उठकर एक साम्राज्य के ढांचे के रूप में बदला। उस ऐतिहासिक साम्राज्य की संकल्पना में वो परिणित हुआ जिसको ग्रंथों में एक राट के नाम से जाना गया है। वह राज्य जो किसी एक राट राजा के अधीन हो, उस प्रकार के साम्राज्य के रूप में वह किस प्रकार से बदला। और इसी प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने आपसे बात की थी मगध के शक्तिशाली सम्राटों के बारे में, पौराणिक सम्राट जरासंध के बारे में और ऐतिहासिक सम्राटों की दृष्टि से हर्यक वंश के शक्तिशाली शासक बिंबिसार के बारे में, जिसने कि वैवाहिक संबंधों की नीति के द्वारा और इसके बाद में आक्रामक नीति के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसके बाद मैंने आपसे बात की थी अजातशत्रु के बारे में। वो अजातशत्रु जो कि मगध साम्राज्य के काफ़ी शक्तिशाली सम्राटों में से एक माना जाता था और अजातशत्रु के समय की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी वह था पड़ोस में स्थित शक्तिशाली वज्जी संघ पर हमला और वज्जियों को परास्त किया जाना। विद्यार्थियों, वज्जी संघ भारतीय इतिहास में गणतांत्रिक शासन प्रणाली की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। प्रसिद्ध इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल ने अपने ग्रंथ हिंदू पॉलिटी में इस बात को प्रतिपादित करने का, इस मत को जांचने का प्रयास किया, वैज्ञानिक दृष्टि से खरा उतारने की कोशिश की कि वज्जी संघ को हिंदुस्तान का पहला लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रणाली पर आधारित संघ कहा जा सकता है। यहाँ के निर्णय बहुमत से लिए जाते थे। विवाद होने पर लोकतांत्रिक प्रणाली के द्वारा वोटिंग और मतदान की व्यवस्था की जाती थी। वज्जी संघ की कार्यप्रणाली से खुद गौतम बुद्ध प्रभावित थे और गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध संघ का अनुशासन इसी वज्जी संघ की लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रणाली के आधार पर उन्होंने कायम किया। तो वज्जी विद्यार्थियों उस दौर की सबसे बड़ी शक्तिशाली ताकत थे। अजातशत्रु को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने वज्जियों की ताकत को चकनाचूर करके वज्जी संघ को अपने नियंत्रण में कायम किया। वज्जियों के साथ जो अजातशत्रु का युद्ध हुआ वह कूटनीति का युद्ध तो था ही, साथ ही साथ नवीनतम, उस दौर की नवीनतम युद्ध प्रणाली और बेहतरीन क्षेत्र विद्या और युद्ध विद्या, फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट का बेहतरीन एग्जाम्पल था। उस लड़ाई के अंदर अजातशत्रु ने पहली बार अपने दौर में एक नवीन प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, और ये हथियार थे महाशिलाकंटक, यानी एक ऐसा वेपन जिसकी मदद से दूर दूर तक युद्ध के क्षेत्र के अंदर पत्थर के गोलों को फेंका जा सकता था। यदि इसे आधुनिक तोपों का पूर्वगामी कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ थी। और दूसरा महत्वपूर्ण हथियार जो उस दौर के अंदर प्रयोग किया गया था वह था रथ मूसल। विद्यार्थियों, रथ मूसल एक ऐसी प्रणाली थी जिसके माध्यम से रथ के पहियों के बीच के अंदर एक लंबा धारदार हथियार लगा दिया जाता था जो कि शत्रु सेना को गाजर मूली की तरह काटता जाता था। तो अजातशत्रु को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने इन दोनों बेहतरीन हथियारों के प्रयोग के द्वारा युद्ध का फैसला अपने पक्ष में किया। वज्जी सिंह के खिलाफ हुए इस युद्ध की विजय का श्रेय जहां अजातशत्रु को दिया जाता है, वह साथ ही साथ अजातशत्रु के कूटनीतिज्ञ, उसके योग्य मंत्री वर्षकार को भी दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वर्षकार ने 16 वर्ष तक वज्जी संघ में रहकर वहाँ के लोगों में फूट डलवा दी और वज्जियों को आलसी, विलासी और भोग विलास में लिप्त बना दिया, क्योंकि वज्जियों की ताकत को तोड़ने के लिए जरूरी था कि उनका सैनिक अनुशासन और उनका शारीरिक अनुशासन खत्म किया जाए। आज मैं आपसे बात करूंगा, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आपसे बात करूंगा कि अजातशत्रु के अवंती के साथ किस प्रकार से संबंध थे। विद्यार्थियों, अवंती उस दौर के 16 महाजनपदों में एक महत्वपूर्ण जनपद था और उस वक्त अजातशत्रु का समकालीन शक्तिशाली शासक अवंती का सम्राट चंड प्रद्योत था। जैसा कि नाम से ही पता पड़ता है कि चंड यानी निष्ठुर और क्रूर, और उसकी ताकत का कोई पार नहीं था। और अजातशत्रु जीवन भर भयभीत रहा उस हमले के द्वारा, जो कि उसको लगता था कि
वज्जियों की तरफ की चंड प्रद्योत की तरफ से यह हमला हो सकता था। तो इस हमले से सुरक्षित रहने के लिए उसने काफ़ी कोशिश की, नगर के चारों तरफ दीवार भी बनाई, लेकिन यह हमला हुआ नहीं। शायद इस हमले का कारण ये था कि वत्सराज उदयन, जो कि अजातशत्रु का दामाद भी लगता था, तो यह वत्सराज उदयन अजातशत्रु और चंड प्रद्योत के बीच में एक मध्यस्थ बन गया था और अपनी इसी मध्यस्थता को बरकरार रखते हुए वत्सराज उदयन ने चंड प्रद्योत और अजातशत्रु के बीच में समझौता करवा लिया और यह हमला कभी हुआ नहीं। तो यह अजातशत्रु के दौर की काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अजातशत्रु अपने दौर के समकालीन शक्तिशाली शासकों में एक था और उसने अपनी साम्राज्यवादी की नीति के द्वारा मगध को एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में बदल दिया। जैसा कि विद्यार्थियों, मगध की परंपरा यह रही है कि मगध एक इस प्रकार का राजवंश था जिसे पितृहंता राजाओं का राजवंश कहा जा सकता है। एक ऐसा राजवंश जिसमें हम ये देखते हैं कि खुद अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और इतिहास अपने आप को रिपीट करता है। यदि बौद्ध ग्रंथ महावंश की सत्यता पर हम यकीन करें तो हम ये कह सकते हैं कि अजातशत्रु के बेटे उदयभद्र ने अपने पिता की हत्या की। और इसी प्रकार की प्रणाली को देखते हुए जहाँ हम ये देखते हैं कि पुत्र अपने पिता की हत्या कर देता है, इसी को देखते हुए तत्कालीन ग्रंथों में ये विवेचन मिलता है। और जैसा कि चाणक्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में कहा कि राजपुत्र केकड़े की भांति होते जो अपने पिता को खा जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। जो भी हो, उदयभद्र ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की और उसके बाद वह मगध के सिंहासन पर बैठा। उदयभद्र उन शक्तिशाली शासकों में से एक था जिसको इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह के स्थान पर नवीन राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की। विद्यार्थियों, गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र एक इस प्रकार का केंद्र था जो कि वज्जियों पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से काफ़ी उपयुक्त था, क्योंकि मगध साम्राज्य द्वारा काशी वज्जी और मल्लों के गणराज्य पर अधिकार करने के बाद ये जरूरी हो गया था कि राजधानी इस प्रकार की हो जहाँ से कि वज्जियों पर पूरी तरीके से नियंत्रण कायम किया जा सके। तो उदयभद्र को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उसने एक नवीन राजधानी पाटलिपुत्र का निर्माण किया। गंगा और सोन नदी के तट पर स्थित पाटलिपुत्र उस दौर के बेहतरीन नगरों में से एक था। उदयभद्र अपने पिता के बाद सम्राट बना और उदयभद्र ने किन किन उपलब्धियों को हासिल किया इस बारे में विस्तार से तो जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उदयभद्र की विस्तारवादी नीति के कारण आसपास के राजा लोग चिंतित हो गए और उन्होंने उदयभद्र को मारने की योजना बनाई। जैन ग्रंथ इस वीरावली में ये जानकारी मिलती है कि एक राजा जो उदयभद्र के हमले से काफ़ी परेशान था, अपनी जान बचाकर वह अवंती के शासक पालक के पास गया और पालक और उसने मिलकर एक योजना बनाई और जिसके मुताबिक यह कहा जाता है कि वह राजा जो कि अजातशत्रु से जो उदयभद्र से परेशान था, वह एक जैन साधु के संपर्क में आकर उसने जैन साधु का वेश धारण किया और इस जैन साधु का उदयभद्र के महल में रोजाना आगमन रहता था। तो साथ ही साथ वो राजकुमार भी उस साधु के साथ वो महल में पहुंच गया और उसने उदयभद्र की हत्या कर दी। तो उदयभद्र की हत्या के साथ ही मगध के एक और शक्तिशाली राजा का अंत हो जाता है। विद्यार्थियों, इसके आगे की कक्षा में मैं आपसे मगध के और परवर्ती इतिहास का विवेचन करूंगा जो नंदों तक चलेगा। जय हिंद, जय भारत।